हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एजुकेशन मास्टर क्लास में स्वागत है। और आज पुनः आपके बीच क्लास 10th के 12वां चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आधारित जो चैप्टर है उसमें हम बारीकी से पार्ट बाय पार्ट करके आपके बीच वीडियो प्रोवाइड करना चाहते हैं। इस वीडियो में आपको थ्योरी साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब मिलते जाएंगे, लेकिन पार्ट 1, 2, 3 इस टाइप से आपको हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे। कारण ये है, अगर हम अभी सर्कल पढ़ाएंगे, आपका हेडिंग दिखता होगा वृत्त, तो वृत्त पर आधारित बिहार बोर्ड में जिस टाइप का प्रश्न पूछा गया है उन्हीं सभी प्रश्न का हम यहाँ पे आपको डिटेल देंगे, सॉल्यूशन देंगे। और ये सर्कल चैप्टर से आपका ये मत समझिएगा कि केवल बिहार बोर्ड के 10th में ही क्वेश्चन पूछा गया है। ये प्रश्न आपको जनरल कंपटीशन में भी आता है ऑब्जेक्टिव टाइप से। जब भी सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो समझिए एक सर्कल टॉपिक है और इस टॉपिक पर जो भी प्रश्न होगा वो आपको ऑब्जेक्टिव पहले हम बताएंगे। हाँ, आपके बीच जो 2-4 प्रश्न हम लिख के आए हैं इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिए हैं, स्पेस का अभाव है, जगह का अभाव है, और ये सब बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। इन सभी प्रश्न को हम देखेंगे और स्लाइड बाय स्लाइड आज का जो ये अपना वीडियो फर्स्ट जाएगा आपके बीच वो सर्कल टॉपिक रहेगा वृत्त पर आधारित। इसके बाद हम घन देखेंगे, घनाभ देखेंगे। क्या, चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक का, सर्कल का। वृत्त होता क्या है? तो वृत्त कहने का सेंस छोटे छोटे बिंदुओं, है ना, एक निश्चित बिंदु से, मान लीजिए एक निश्चित बिंदु, हालांकि ये 10वां चैप्टर है ना, वृत्त आपका 10th में, बट हम इस 10th वाले चैप्टर को 12 वाले में भी थोड़ा सा कोरिलेट आपको बता देते हैं। तो एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर जो बिंदुओं की समूह बनेगी और इसी बिंदुओं की समूह को हम क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछ दिया जाता है कि वृत्त में कितने केंद्र होते हैं? तो केंद्र 1 होते हैं। वृत्त जो होते हैं वो एक बिंदुओं की समूह होती हैं या अनंत बिंदुओं की समूह से बनते हैं। तो ये अनंत बिंदुओं की समूह, छोटे छोटे डॉटेड लाइन में मैंने बताया, तो छोटे छोटे बिंदुओं की समूह से, और एक निश्चित दूरी होनी चाहिए उन सभी बिंदुओं की, है ना, यहाँ सेंटर से। आपसे ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वृत्त में कितने त्रिज्या होते हैं या त्रिज्या किसको कहते हैं? तो जो आप एक निश्चित बिंदु सेट किए थे ना, वहाँ से जो डिस्टेंस होगा यही वृत्त की क्या होगी? त्रिज्या। और वृत्त पर हम अनेक त्रिज्या खींच सकते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछ दे कि वृत्त में कितने त्रिज्या होते हैं, तो अनेक त्रिज्या होते हैं। वृत्त की व्यास के बारे में भी प्रश्न पूछ सकता है कि वृत्त का व्यास होता क्या है। तो देखा जाए, वृत्त के सबसे पहले जीवा को समझिए। ये है जीवा। वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर को कट करने वाली जो रेखा होगी वो वृत्त का जीवा होगी। यानी वृत्त पे हम कितने जीवा खींच सकते हैं? तो वृत्त पे अनंत जीवा खींच सकते हैं। यानी हमने 2 ऑब्जेक्टिव देखा कि वृत्त में कितने त्रिज्या होंगे, तो अनेक त्रिज्या होंगे। वृत्त में कितने जीवा होंगे, तो अनेक जीवा होंगे। और यहीं से एक और क्वेश्चन आ जाता है कि वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो क्या चीज़ से पास करती है? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा सेंटर बोले तो केंद्र से होकर के पास करती है। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होगी, तो वृत्त की बड़ी जीवा को हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। और व्यास को सूचित करते हैं डी से। अर्थात वृत्त की जो व्यास होते हैं 2 त्रिज्या के मेल से होता है। कहने का सेंस, वृत्त का व्यास बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुने त्रिज्या। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वृत्त का व्यास त्रिज्या का क्या है? ऑप्शन रहेगा आधी, 2 गुनी, 3 गुनी। तो याद रखिएगा, वृत्त का व्यास जो है, मैंने डी लिखा ना, तो वृत्त का व्यास त्रिज्या का क्या हो जाएगा? आपको 2 गुनी हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को अगर रिवर्स करके पूछा जाए कि वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो व्यास का क्या होगा? ये डी माने व्यास हुआ ना, तो इस 2 को, गुना वाले 2 को जब इधर ले आओगे तो गुना वाला चीज कहाँ चलाता है? ये भाग में। कहने का सेंस नीचे चलाएगा। तो व्यास का क्या हुआ? यहाँ पे नहीं कुछ होता, कहिए 1 छिपल है, माने 1/2 हुआ। और 1/2 कहने का सेंस आधी हुआ। तो ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव, कि वृत्त का व्यास त्रिज्या का क्या होगा? तो वृत्त का व्यास त्रिज्या का दुगुनी, व्यास त्रिज्या का दुगुनी। और वृत्त का त्रिज्या व्यास का क्या होगा? तो वृत्त का त्रिज्या व्यास का आधी होगा। तो बहुत बच्चे आधी और दुगुनी में थोड़ा फंस जाते हैं। एक बार फिर से मेमोराइज कीजिए, जब भी व्यास पूछेगा ना तो व्यास बढ़ का होता है, किसके तुलना में?
त्रिज्या की तुलना में, तो त्रिज्या में हमको ज़्यादा बटखारा चढ़ाना पड़ेगा, माने गुना करना पड़ेगा। गुना माने ज़्यादा, भाग माने कम। कोई भी चीज़ को भाग दीजिएगा तो डाटा आपको कम प्राप्त होगा, और किसी चीज़ में कोई डाटा से गुना कीजिएगा तो ज़्यादा डाटा प्राप्त होगा। कहने का सेंस, आपसे जब व्यास पूछे तो सीधे त्रिज्या का दुगुना, और जब त्रिज्या पूछे तो व्यास का आधा। आई होप कि आप त्रिज्या और व्यास से रिलेटेड बात समझ में आ गया होगा आपको। और वृत्त में कितने केंद्र होंगे, तो एक केंद्र। वृत्त जो बनता है एक निश्चित बिंदु की दूरी से बिंदुओं की समूह को जो हम कहेंगे वो वृत्त होगा। और वृत्त पे कितना व्यास होगा, अनेक व्यास होगा। वृत्त पे कितना जीवा होगा, अनेक जीवा होगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। वृत्त पे कितना आप ये केंद्र दे सकते हैं, तो हम तो शुरू में ही बताया कि केंद्र एक होते हैं। अब हम फॉर्मूला की ओर चलते हैं। 2-3 फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाता है। क्या आपसे पूछा जाएगा कि वृत्त का सबसे पहले वृत्त का व्यास अभी लिखाए हैं। वृत्त का जो व्यास होगा उस व्यास को हम डी से इंडिकेट करेंगे, अर्थात वृत्त का व्यास जो होगा वो त्रिज्या का क्या था, आपका दुगुना था। एक ये फॉर्मूला याद रखिए। या वृत्त का त्रिज्या जो हो जाएगा ये व्यास का क्या हो जाएगा, आधी। ये फॉर्मूला याद रखिए। यहाँ से आपका फॉर्मूला सेट करना है वृत्त का परिधि। तो वृत्त के परिधि को हम लोग क्या चीज़ से फॉर्मूला में इंडिकेट करेंगे, 2πr। वृत्त की परिधि क्या होगा, 2πr। दिमाग में सेट कर लीजिए। और पाई का वैल्यू कितना होता है, तब पाई का वैल्यू होता है 22/7। कभी कभी आपके प्रश्न में पाई के जगह पे 22, जब 7 से 22 में भाग दीजिएगा तो 3.14 लगभग में आएगा। बहुत डाटा अपरिमेय के रूप में चला जाता है। ऐसे पूछ भी लिया जाता है कि पाई कौन सी संख्या, तो आप नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में पाई अपरिमेय संख्या में टिक मारिएगा। लेकिन जब पाई का वैल्यू 22/7 आ जाए तो ये परिमेय है। तो पाई का मैंने अभी 2 मान बताया। आपके जब प्रश्न में पूछा जाएगा कि पाई का मान 3.14 लेकर के बनाइए, तो आपको 3.14 लेके बनाना पड़ेगा। जब पाई का मान आपको कुछ नहीं दिया रहे तो आप 22/7 पुट करके आप इसका परिधि निकाल लीजिएगा। यहीं पर दूसरा फॉर्मूला ये नोट करना है आपको कि वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपको πr²। यही 2 फॉर्मूला आपको दिमाग में सेट करके रखना है, ठीक है। अब वृत्त के बाद वृत्त होता कैसा है, ये गोलाकृति वृत्त हो गई। यहीं पर आपको ये भी फॉर्मूला सेट कर लेना, इसका नोट स्क्रीनशॉट लेकर के ये फॉर्मूला केवल अभी नोट कर लीजिए। वृत्त के बाद हम लोग आते हैं अर्धवृत्त की ओर। नाम से ही स्पष्ट है ना, वृत्त के आधे भाग को क्या कहिएगा, अर्धवृत्त कहिएगा। जैसे ये वृत्त है ना, और इसको मैं आधा भाग कर दूं, अर्थात इसको मिटा दूं, तो ये हो जाएगा आपका अर्धवृत्त। एक और प्रश्न आता है यहाँ से, अर्धवृत्त का अगर यहीं पर हम देखे थे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या देखे थे, या वृत्त का क्षेत्रफल देखे थे πr²। लेकिन यहीं पर अगर मैं इसको अर्धवृत्त कर दूं, आधा कर दूं, तो वृत्त के क्षेत्रफल का क्या कर दीजिएगा, आधा। तो 1/2 πr² ऐसे लिखा रहेगा, या कहीं कहीं पर आपको इस अंदाज में फॉर्मूला मिलेगा πr²/2, अर्थात अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया वृत्त के क्षेत्रफल का आधा। यहीं पर अर्धवृत्त की परिधि की बात करूं, जैसे कि आप वृत्त की परिधि को बोले थे कि सर 2πr होता है, लेकिन यहाँ पे अर्धवृत्त की परिधि देखिए क्या होता है। अर्धवृत्त की परिधि 2 अंदाज में होगी। एक हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पार्ट अगर पूछे, अर्धवृत्त की 2 परिधि होगी। यहाँ से यहाँ तक की पार्ट पूछे तो सिर्फ आप πr करोगे। क्यों, वृत्त की परिधि का आधा भाग, कहने का सेंस इस 2πr को 2 से भाग दे दोगे तो केवल आपका πr बच जाएगा, नहीं बच जाएगा πr। लेकिन इसी प्रश्न में इस अंदाज में पूछ दे कि अर्धवृत्त की संपूर्ण परिधि, सर वृत्त में तो संपूर्ण परिधि नहीं बताए, क्योंकि वृत्त में केवल परिधि होता है, वही परिधि उनका संपूर्ण परिधि का काम कर लेता है। वृत्त ऐसे गोल होता है ना। वृत्त में 2 टाइप की आपकी परिधि के बारे में सोचना पड़ेगा। क्यों, एक तो सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पार्ट होगा, तो ये होता है अर्धवृत्त की मतलब अर्ध परिधि हो गई। लेकिन संपूर्ण परिधि की बात करूँ, इसको थोड़ा सा रोक दे तो हाँ, अगर संपूर्ण परिधि की बात करूँ तो संपूर्ण परिधि में ये वाले त्रिज्या भी जुड़ जाएगा और ये वाले भी त्रिज्या, यानी कहा जाए तो व्यास भी जुड़ जाएगा। व्यास अगर मैं बोल रहा हूँ तो कहने का सेंस समझिए 2r। 2r क्यों हुआ, यहाँ से यहाँ तक की भाग r ही है और यहाँ से यहाँ तक की भाग भी क्या है, r है। तो आपको जब अर्धवृत्त का संपूर्ण परिधि पूछ दे, किसका, अर्धवृत्त का संपूर्ण परिधि, तो ये हो जाएगा आपको यहाँ से यहाँ तक का पार्ट आपने बोला सर क्या होता है πr,
और 2 त्रिज्या को जोड़ दूं तो ये हो जाएगा आपका 2r। ऑप्शन में कभी कभी इसी को थोड़ा और ऑपरेट कर देता है। कैसे? आप इन दोनों में देखो तो त्रिज्या कॉमन हो रहा है, यहाँ भी r है यहाँ भी r है। जब r कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में बच गया आपको पाई। क्या बच गया यहाँ पे? पाई। फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा आपको? 2। इसको थोड़ा और ऑपरेट कीजिए, इस अंदाज में ऑप्शन रहेगा तो यहाँ टेक आउट कर लीजिएगा। थोड़ा और आगे इसको लेकर के बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा r। पाई का वैल्यू पुट कीजिए 22/7, पाई का वैल्यू 22/7 और यहाँ 2 है। यहाँ भिन्न पर का जोड़ कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा r 7 और 1 का एलसीएम हो जाएगा ये 7 यानी 22 प्लस कितना हो जाएगा 1 7 7 7 से 2 में गुना कीजिएगा 14। स्टेप को आगे बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा r गुने 22 में 14 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना आपको 4 2 6 अर्थात 36/7। कहने का सेंस कहीं कहीं आपको 36/7 r भी देखने को मिलेगा। फॉर्मूला किसका फॉर्मूला देखने का मिलेगा? तो अर्धवृत्त का परिधि, संपूर्ण परिधि की बात करूँ तो 36/7 r भी हो सकता है या r × पाई + 2 भी हो सकता है या पाई r + 2r भी हो सकता है। लेकिन केवल अर्धवृत्त की परिधि की बात करें तो अर्धवृत्त का परिधि सिर्फ आपका हो जाएगा पाई r। आई होप कि हम अर्धवृत्त और वृत्त से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला था उन फॉर्मूला को आपको अभी ऑपरेट करके बताया और आपको लिखाया। अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। जो बिहार बोर्ड में पूछे गए सवाल है उन पर आप ध्यान दीजिए, अच्छे से समझिए। ये सारा प्रश्न बिहार में बोर्ड में पूछा है, इतना ही नहीं पूछा है, बहुत सारा टाइप का पूछा है। हम सभी टाइप आपके बीच लाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए। यदि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो जाए। परिमाप किसको कहते हैं? परिमाप कहने का सेंस, अगर वृत्त ऐसा गोल है ना, ये गोल है ना, ये टोटल माप को परिमाप कह दीजिएगा। और क्षेत्रफल की बात करूं, इस पूरे वृत्त पर अगर कोई कॉलिन बिछा दे यानी पूरे पार्ट को अगर मैं रंग दूं तो ये हो जाएगा आपको, ये क्षेत्रफल को दर्शाएगा। समझ में आया? तो बोला कि परिमाप और क्षेत्रफल दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। इसको, इन सभी प्रश्न को हम ऑब्जेक्टिव वे में बताएंगे और इसी पर आधारित आपको सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आएगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कुछ क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि हमें लगेगा हाँ किसी सब्जेक्टिव अंदाज में बता दिया जाए तो हो सके, क्योंकि 2 नंबरा में पूछ दे तो उनको सब्जेक्टिव वे में भी बता देंगे। आइए, तो पहला क्वेश्चन है वृत्त की परिमाप। जो जो बात लिखा है वो लिख दीजिए। वृत्त का परिमाप जो है वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। यहाँ पर दे दिया है वृत्त का, ये है आपका क्षेत्रफल, इसको घेर लेता हूँ। वृत्त का परिमाप वृत्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। आपसे डिमांड किया गया है कि उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। हम वृत्त का परिमाप अभी बताएं क्या होता है, कहिए 2πr होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, कहिए πr² होता है। काटिए, पाई से पाई कट गया और यहाँ पे 2r है और यहाँ पे 1r है। अगर 1r से इस r को काट दूँ, इसका मतलब इसमें 1r बचा हुआ है यानी 2। r बराबर कितना आ गया? 2। आपका आंसर हो जाएगा 2। लेकिन यहाँ पर ना सेंटीमीटर है, ना मीटर है, ना किलोमीटर है, तो आपको मात्रक लिख देना है, यूनिट। सीधे सीधे आंसर होगा 2 मात्रक में, आपका ऑप्शन में रहेगा। इस अंदाज में आप बना दीजिएगा। आई होप कि पहले क्वेश्चन को आप समझे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम प्रश्न संख्या 2 पर चल रहे हैं। दूसरे प्रश्न को देखिए, इसका नोट कर लीजिए फटाफट। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 44 मीटर वाले परिधि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो जो दिया है वो लिख दीजिए। सवाल में क्या दिया है, ये तो बन गया ना, इसका आंसर आया था 2 मात्रक। हाँ, 44 मीटर परिधि वाले, तो हम लिखेंगे सबसे पहले दूसरा प्रश्न में जो दिया गया वो लिख दीजिए। देखिए, इस अंदाज में अगर बना रहे, इसका मतलब ये हो गया कि ये सब्जेक्टिव मोड भी हो गया। दिया गया है, क्या दिया है हमें, वृत्त का पर 0 परिमाप कहिए या परिधि कहिए, बात बराबर है। तो वृत्त की परिधि कितना दिया आपका, 44 मीटर है, तो यहाँ पर 44 मीटर लिख दीजिए। और वृत्त का परिमाप फॉर्मूला में होता है क्या है, कहिए 2πr होता है। तो परिधि की जगह परिधि का फॉर्मूला चिपका दिया और यहाँ 44 का 44 दे दीजिए, अर्थात 2 गुने पाई का वैल्यू बैठाइएगा तो कहिए 22/7 आ जाएगा। और यहाँ पे r है गुना में, तो r रहने दीजिए, बराबर में 44 है। 22 और 2 को जब यहाँ पे गुना कीजिएगा तो 22 दूना कहिए 44 हो गया। इस 44 से 44 को काट दीजिए और ये 7 को, नीचे वाला डाटा को जब बराबर के उस तरफ फेंकिएगा तो भाग वाला चीज़ गुना में चला जाता है।
r बराबर यानी 7 मीटर हो जाएगा। आपसे प्रश्न क्या पूछा था कि वृत्त की त्रिज्या क्या है, तो वृत्त की त्रिज्या 7 मीटर हो जाएगा। इसी प्रश्न में लगा देगा, वृत्त की त्रिज्या नहीं दे करके क्वेश्चन देखिए घुमा देगा कि यदि वृत्त 44 मीटर वाले 44 मीटर परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल भी फाइंड करने के लिए आपको त्रिज्या तक तो आना ही पड़ेगा। और जब आपको हाथ त्रिज्या लग जाता है तो आप क्षेत्रफल निकाल दोगे। अर्थात इसी क्वेश्चन को थोड़ा, आपका तो आंसर ये तो बन गया, यहीं पर आंसर आ गया है, लेकिन इसी क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे अंदाज में पूछ देता कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, तो आप वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला अप्लाई करते पाई स्क्वायर, अर्थात पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस की जगह कितना चिपकाते, आप आर का वैल्यू 7 निकाले तो 7 गुने 7, 7 7 से काट दीजिए, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 154 मीटर स्क्वायर, अर्थात क्षेत्रफल का जो आंसर होगा वो आपको मीटर स्क्वायर में होगा। आई होप कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड को आप समझे होंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए। देखिए ये ऑब्जेक्टिव अंदाज में पूछेगा, ये कभी भी लगभग सब्जेक्टिव मूड में नहीं पूछेगा, क्योंकि इसमें भाषा का थोड़ा क्या है ना, लिखने में नहीं बनता रहता है। इस वजह से बोर्ड का ये डिजायर रहता है कि इस टाइप के क्वेश्चन सब्जेक्टिव में ना डाले, बाकी डाल देगा तो आप अपने अंदाज में भाषा लिख करके बना सकते हैं। क्वेश्चन के ऊपर लिखा ही रहता है विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में। मैथ है, मैथ की कोई भाषा नहीं होती है, समझ गए ना। आप जैसे लिखिएगा आंसर तक पहुँचिए, जरूर कुछ न कुछ मार्क आपको दे देगा। बहरहाल मैथ में भी स्टेप होती है, थोड़ा स्टेप और सजावट में आना पड़ता है। आइए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, आपको सवाल में बोला गया कि अगर ये मान लीजिए रेडियस है और इस त्रिज्या को क्या कर दिया गया, क्या बोला कि दोगुनी कर दिया जाए। हमने त्रिज्या क्या माना, फिर से बता रहा हूँ, हमने त्रिज्या माना कि सर आर है, और इस त्रिज्या को क्या बोला कर देने के लिए, दोगुनी कर देने के लिए मैंने दोगुनी कर दिया। दोगुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अगर मान लीजिए कुछ पुराना वृत्त था, पहले वाला ये मान लीजिए वृत्त है और इस वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए आर है, अब बोला इसकी त्रिज्या को हम डबल कर देते हैं। डबल कर दीजिए, जब ये त्रिज्या बढ़ेगा तो वृत्त की आकृति भी क्या हो जाएगी, कहीं बढ़ जाएगी। यानी इसकी त्रिज्या कितना हो गया, 2r हो गया। दुगुना बोला कर देने के लिए हम 2r कर दिए। अब बोला इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। सवाल में हो सकता है आपसे क्षेत्रफल की जगह परिधि भी पूछ दे। जब आपको त्रिज्या का रेशियो दे दिया तो परिधि भी पूछ दे। तो जब आपसे सवाल में सबसे ये भी ध्यान देना है कि हमको क्या शब्द दिया गया है। पहले इस प्रश्न में पुराना वर्ड लिखा है, उसके बाद नया। पुराना माने पहले, और पहले वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है, आर है। बाद में है नया, नया वाला वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया, 2r। और कभी कभी ना इस शब्द को आगे पीछे भी कर देगा, बच्चा धरपड़ में बना लेता है। प्लीज इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अगर ये शब्द पहले नए लिखे और बाद में पुराने लिखे तो नए वृत्त का त्रिज्या पहले लिखिएगा 2r और पुराने को क्या लिखिएगा, r। इन शब्दों को थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। पुराना माने पहले वाला वृत्त, और पहले वाला वृत्त को क्या कर दिया, दुगुना। हो सकते कभी आधा कर दे, चौगुना कर दे, कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। यहाँ लिख देंगे हम लोग पुराने, है ना, वृत्त का क्षेत्रफल, और नीचे लिख देंगे नए वृत्त का क्षेत्रफल। पुराने वृत्त के लिए हम r लेंगे त्रिज्या, और नए वृत्त के लिए क्या लेंगे, 2r। तो पुराने वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता ही है पाई स्क्वायर। और नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई इंटू 2r का स्क्वायर, क्योंकि नए वृत्त जो हो गया उसका रेडियस आपको r का दोगुना अर्थात 2r हो गया। इस पाई को इस पाई से काट दीजिए, और एक स्टेप और आगे आइए, ये हो जाएगा r स्क्वायर, 2r का स्क्वायर का मतलब हो गया ये 4 स्क्वायर, r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, अर्थात 1/4। आपके ऑप्शन में 1/4 नहीं रहेगा। कैसे रहेगा, अनुपात के फॉर्म में रहेगा। जब इसको अनुपातिक फॉर्म में लिखिएगा तो 1 आपका 4, ऐसे आंसर रहेगा, ठीक है। आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर 3 को समझ गए। इसी प्रश्न में अगर आपसे परिधि पूछ लिया रहता तो कैसे निकालते। आप लिखते फिर से यहाँ पर पुराने वृत्त का परिधि या परिमाप बट्टा में नए वृत्त का परिधि कहिए या परिमाप। पुराने वृत्त के परिधि क्या होगा, 2πr, क्योंकि पुराना का त्रिज्या r है, और नए का क्या हो जाएगा परिधि 2π इंटू रेडियस के जगह हमें कितना देना पड़ेगा, 2r। इस 2π से ये 2π कट गया, यानी ये हो गया r बट्टा आपका यहाँ दे देंगे हम लोग 2r।
आर से आर भी कट गया, यानी 1/2 कहने का सेंस 1 अनुपात आपका 2 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर आया है वो 1:4। इस प्रश्न में ऐड कर देता परिधि, तो परिधि का आंसर हो जाता आपका 1:2। आई होप इन क्वेश्चन को आप समझे होंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे और चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है उनको समझिए। चौथा कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए, और ये के वाला क्वेश्चन कई बार आता है, बच्चे यहाँ फंस भी जाते हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। वृत्त की त्रिज्या को बोला गया के गुनी, के की जगह 2 गुनी 3 गुनी, यानी के का मान समझिए हमें बैठा के करना है। तो यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए तो पुराने, देखिए यहाँ पर भी पुराने शब्द है अर्थात छोटा वाला त्रिज्या, फिर नए वृत्त की परिधि का अनुपात, इसमें परिधि पूछ दिया है, क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, तो यही लिखेंगे। यानी हमें पहले वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या मान लीजिए r है, और नए वाला वृत्त जो है उसकी त्रिज्या को क्या बोला गया है, जो त्रिज्या पहले से था ना उस त्रिज्या को क्या कीजिए के से गुना कर दीजिए, के आर कर दीजिए। के गुनी कह दिया, राम गुनी कहता था राम गुने आर कर देते, 2 गुनी कहता तो 2 गुने आर कर देते, 5 गुनी कहता तो 5 गुने आर कर देते, आधी कहता था r/2 करते, चौथाई कहता तो r/4 करते। मेरा भाव समझे मैंने क्या बताया? मैं यही बता रहा हूं कि जो पुराना वृत्त है उसका त्रिज्या तो फिक्स है r है, उस त्रिज्या के साथ छेड़छाड़ किया जाए अर्थात के गुनी कह दिया जाए, अर्थात r के जगह हमें के आर करना पड़ेगा। दुगुनी कह देता तो हम r के जगह 2r कर देते, पचगुनी कहता तो r के जगह 5 कर देते। तो यहाँ पे तो के गुनी कहाँ है ना, इसलिए हम r में क्या चीज़ से गुना कर दिए, के से गुना कर दिए। अब सवाल कह रहा है कि दोनों वृत्त की पुराने और नए वृत्त की परिधि क्या है। तो यहाँ हम लिखेंगे, ये चौथा प्रश्न है, यहाँ लिखेंगे पुराने वृत्त का परिधि और नीचे हो जाएगा अपना नए वृत्त का परिधि। तो पुराने वृत्त की परिधि के लिए क्या हो जाएगा, कहिए 2πr, और नए वृत्त की परिधि के लिए क्या हो जाएगा, कहिए 2π, लेकिन r के जगह आपको क्या देना पड़ेगा, के आर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको बोला है त्रिज्या को के गुना कर देने के लिए, तो यहाँ पर हम के आर चिपका देंगे। 2π से 2π कट गया, इस r से ये r कट गया, यानी परिधि क्या हो गया 1/k। आपका आंसर होगा 1:k। जब आपसे परिधि पूछता, इसका आंसर तो 1 आ रहा है, लेकिन इसी क्वेश्चन में परिधि की जगह अगर क्षेत्रफल दे देता तो इसका आंसर क्या होता। देखिए आप ऐसे ही लिखते हैं, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन समझिए। यहाँ लिखते पुराने वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा में हम देते नए वृत्त का क्षेत्रफल। तो पुराने वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता, कहिए πr² होता, और नए वृत्त का क्षेत्रफल πr, लेकिन इसके r के जगह आपको क्या देना पड़ता, कहिए kr²। इस पाई से पाई काट दीजिए, ये r² ऊपर में ऑलरेडी है, यहाँ स्क्वायर दोनों पर चलेगा क्योंकि दोनों के ऊपर कोष्ट लगा है, तो ये हो जाए k² और r²। इस r² से r² को काट दीजिएगा तो ऊपर नहीं कुछ होता है, 1 बचेगा और नीचे बच गया अपना k², अर्थात 1 अनुपात आपका k² हो जाता है आंसर। हाँ, इसी क्वेश्चन में अगर नए आगे लगा रहता पुराने बाद में तो आंसर डाइवर्ट हो जाता, k² पहले रहता, अनुपात 1 देना पड़ता, या परिधि में क्या करते के आगे रहता 1 पीछे रह जाता। जब नए शब्द पहले रहता और पुराने शब्द बाद में, इन शब्दों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों कंप्लीट हो गया। इस प्रश्न का आंसर आपका यहीं पर था, ये मैंने नया प्रश्न आपको बताया। अब हम प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। 5वें क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि 2 वृत्त, स्वाभाविक है 2 वृत्त है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 वृत्त का आपका परिधि दिया हुआ है। क्या दिया है, 2 वृत्त का परिधि का अनुपात 4:9 है। तो त्रिज्या का अनुपात पूछा है एक क्वेश्चन में, दूसरे में पूछ दिया है क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, यही पूछ ही सकता और क्या पूछेगा आपसे। तो देखिए, जब भी परिधि कम है माने छोटका वृत्त है, और परिधि ज़्यादा है इसका मतलब बड़का वृत्त है। यानी एक वृत्त आपको छोटा दिया है जिसकी परिधि कितना दिया है आपको 4 दिया है, और एक वृत्त थोड़ा बड़ा दिया है जिसकी परिधि कितना दिया है आपको 9 दिया है। अब यहाँ पे आपको 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है आपको कि यदि क्या दिया है इसमें 2 वृत्त, तो यहाँ पहले छोटा बड़ा कैसे डिसाइड किए। परिधि का मान कम है, जो कम है उसको छोटा कह दीजिए, जिस परिधि का मान ज़्यादा है उसको बड़ा कर दीजिए। अर्थात यहाँ पर हम ये भी लिखेंगे छोटा वृत्त का
परिधि, अब बट्टा में दिया है आपको बड़ा वृत्त का परिधि। तो छोटा वृत्त की परिधि को क्या, छोटा वृत्त का परिधि कितना दिया आपको, 4 दिया है। और अनुपात का मतलब होता है बट्टा, अर्थात बड़ा वृत्त का परिधि कितना दिया आपको, 9 दिया है। छोटे वृत्त की परिधि के लिए हम इसकी त्रिज्या को स्मॉल आर मान लेते हैं, और बड़े वृत्त की परिधि के लिए जो त्रिज्या है इसकी त्रिज्या को हम कैपिटल आर मान लेते हैं बड़का के लिए। तो छोटे वृत्त की परिधि को क्या बोलोगे आप, कहिए 2 पाई आर, और बड़े वृत्त की परिधि की भी क्या बोलोगे, 2 पाई कैपिटल आर कर दीजिए, तभी ना डिफरेंस पता चलेगा, छोटा आर से छोटा वृत्त और बड़ा आर से बड़ा वृत्त। और इसकी परिधि दिया आपको 4/9, 2 पाई से 2 पाई कट गया। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया कैपिटल स्मॉल आर बट्टा कैपिटल आर, यानी 4/9। यानी जो क्वेश्चन में अनुपात दिया है ना 4:9, त्रिज्या का अनुपात उतना ही रह जाएगा 4:9। लेकिन इसी प्रश्न को जब आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है तो त्रिज्या तो ऑलरेडी प्राप्त हो गया, स्मॉल आर का वैल्यू 4 है और कैपिटल आर का वैल्यू आपका 9 है। यानी सेकेंड क्वेश्चन का हो जाएगा छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, ऐसे लिख भी सकते हैं छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, अब बट्टा में क्या कर दोगे आप, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल। तो छोटा वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी पाई स्क्वायर, और बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई स्क्वायर। यहाँ इस आर को आप नहीं काटिएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर छोटा आर है और नीचे बड़ा आर है। आप पाई से पाई को कट मारिए, स्मॉल आर का वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया है 4, अर्थात ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और कैपिटल आर का वैल्यू दिया है 9, अर्थात ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, यानी 4 चौका 16 और 9 नमा 81। आपका आंसर हो जाएगा 16:81। आई होप कि जब आपसे क्षेत्रफल पूछे तो इस अंदाज में बनाइएगा, जब त्रिज्या पूछे तो इस अंदाज में बनाइएगा। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। छठे प्रश्न को देखिए और ऐसे भी समझ लीजिए ना, 5वें क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। जब भी आपको परिधि जितना दिया रहे दिमाग में सेट कर लीजिए, त्रिज्या उतना ही आता है। लेकिन क्षेत्रफल जब पूछेगा तो इसका स्क्वायर कर देना, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। यहीं पर मान लीजिए एक और क्वेश्चन हम अपने मन से दे देते हैं। अगर मान लीजिए एगो छोटा वृत्त का क्षेत्रफल 1 है और त्रिज्या 4 है, ये बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल 4 है, तो ऐसे लिख देना है छोटा वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा में बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल, पाई से पाई कट गया। दोनों आर को हम ऐसे लिख सकते हैं स्मॉल आर बट्टा कैपिटल आर का स्क्वायर बराबर 1/4, यानी स्मॉल आर बट्टा कैपिटल आर। इस स्क्वायर को इधर फेंकोगे तो कहिए 1/4, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं गुने 1/2 गुने 2 बराबर में 1/2 आ जाएगा। तो जब आपको छोटा वृत्त और बड़ा वृत्त का जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे और हमें त्रिज्या निकालना है तो सीधे समझिए रूट चढ़ा करके निकाल लेंगे। इसी क्वेश्चन में ये आपको अगर क्षेत्रफल दिया रहता, त्रिज्या की जगह पर, ये परिधि की जगह पर क्या दिया रहता, क्षेत्रफल, तो जब आपसे त्रिज्या डिमांड किया रहता ना तो सीधे रूट चढ़ा दीजिए। और जब रूट चढ़ाइएगा तो 4 के बाहर 2 निकलेगा, 9 के बाहर 3 निकलेगा, अर्थात 2:3 हो जाता नहीं। लेकिन संयोगवश परिधि है, त्रिज्या उतना ही ज्यों का त्यों, लेकिन क्षेत्रफल में क्या कर देना, हमको स्क्वायर कर देना है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। कह रहे हैं यदि अर्धवृत्त का व्यास है ना 14 cm है तो अर्धवृत्त का परिधि ज्ञात करना है। सबसे पहले मन में फीलिंग कीजिए, जब ना बनाने आवे ना तो आप ड्राइंग बना लीजिए। कैसे, अर्धवृत्त सर हमको बनाने आता है ना, इस टाइप से अर्धवृत्त हम लोग बनाते हैं। और इस अर्धवृत्त का व्यास आपको 14 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ का जो वैल्यू दिया है आपको 14 सेंटीमीटर, यानी हमें व्यास जिसे डी कहते हैं, डी का वैल्यू कितना दिया आपको 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और व्यास का फॉर्मूला क्या होता है, व्यास की जगह हम 2 गुने त्रिज्या चिपका सकते हैं, क्योंकि व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, अर्थात डी बराबर 2r। जहाँ पे डी है वहाँ पे हम 2r दे सकते हैं और ये हो जाएगा आपका 14। 2 से 14 को काट दीजिए, 7 मरतब में कट जाएगा, अर्थात रेडियस कितना आ जाएगा आपको 7 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछ रहा है, अर्धवृत्त की परिधि पूछ रहा है। अब यहाँ पे फंस जाइएगा, आपसे सिर्फ अर्धवृत्त की परिधि पूछा है। अगर इसी अर्धवृत्त में संपूर्ण लगा के क्वेश्चन कर दे तो आंसर चेंज हो जाएगा। क्यों, दिखाता हूँ। जब आपसे अर्धवृत्त की परिधि सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का पार्ट पूछे, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, तो अर्धवृत्त की परिधि यहाँ पे लिख भी देता हूँ और फॉर्मूला बताएं भी इससे पहले। अर्धवृत्त का परिधि सिर्फ होता है आपको पाई आर, यानी पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 और आर की जगह कितना चिपकाओगे 7। 7 से 7 कट के सिर्फ आपका 22 आंसर हो जाएगा। ठीक है,
लेकिन इसी प्रश्न में आपको संपूर्ण लगा के क्वेश्चन दे दे, यहाँ पे कह दे कि अर्धवृत्त का संपूर्ण परिधि, या अर्धवृत्त का संपूर्ण परिधि, तो संपूर्ण परिधि में हम क्या बताए थे, यहाँ से यहाँ तक का होता है पाई आर, और प्लस में इस त्रिज्या को देना पड़ेगा ना, ये त्रिज्या अर्थात यहाँ पे 2r। हम पाई की जगह क्या चिपका देंगे 22/7, और रेडियस की जगह कितना दे देंगे 7, प्लस 2 गुने फिर रेडियस की जगह कितना दे दोगे आप 7। इस 7 से 7 को काट दो, ये हो जाएगा 22 और 7 दूना आपका 14, 14 में 22 जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 36। ऑप्शन में 36 रहेगा, 36 में आप टिक आउट मार दीजिएगा। आई होप कि आप 6ठे नंबर प्रश्न को समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब 7वां प्रश्न कह रहा है वृत्त के केंद्र पर बना कोण क्या होता है। याद रखिएगा, जब भी वृत्त के केंद्र पर, यानी इसको डिलीट करके आपको बताऊं, वृत्त के केंद्र पर बना कोण क्या होता है। ऑप्शन में रहेगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री। तो सबसे पहले तो ये समझिए किसी वृत्त में जो कोण होता है वो टोटल 360 डिग्री को दर्शाता है। और इसी वृत्त में अगर आपको अर्धवृत्त की टाइप बना दूं तो अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री हो जाएगा, तो अर्धवृत्त पर जो कोण हो जाएगा ये जब भी बनाएगा घूमेगा तो यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। कहने का सेंस अर्धवृत्त में टोटल कोण कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा है वृत्त के केंद्र पर, ठीक है ना, टोटल वृत्त का नहीं पूछा। अगर टोटल वृत्त का पूछता तो आप तो 360 मारते, अर्धवृत्त का पूछता तो 180 मारते। बट यहाँ पे आपको वृत्त के सेंटर की बात किया है केंद्र पर, तो केंद्र पर कोई भी कोण बनाइएगा तो लगभग वो आपको 90 डिग्री ही बनेगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, लगभग वृत्त अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, या तो ऑप्शन में समकोण लिखा रहेगा या 90 डिग्री, आप टिक आउट कर लीजिएगा। तो आई होप इन क्वेश्चन का भी आंसर आप समझोगे 7 नंबर। अब हम प्रश्न संख्या 8 को लिखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो आइए, अपना नेक्स्ट स्लाइड यही है। अब हम प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे, और प्रश्न संख्या 8 अपना इंडिकेट कर रहा है वलय से रिलेटेड बात। वलय कहते हैं किसको, यानी किसी वृत्त के बाहरी एक और वृत्त बन जाए। लिखा भी हुआ है बाहरी और भीतरी त्रिज्या से रिलेटेड। तो बाहर, यहाँ दोनों वृत्त के लिए सेंटर एक ही है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की त्रिज्या को हम लोग कैपिटल आर से इंडिकेट करेंगे, और छोटे वृत्त की त्रिज्या को हम स्मॉल आर से इंडिकेट करेंगे। और यहाँ भी आपका वलय से रिलेटेड परिधि क्षेत्रफल आपको पूछ लिया जाता है। जब भी आपसे पूछे कि वलय का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वलय का क्षेत्रफल कहने का सेंस आपको इस भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। अर्थात बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले जो अंदर का जो वृत्त है ना, इसके क्षेत्रफल को घटा देना है। तो वलय का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि बाहरी वृत्त की त्रिज्या आपने कैपिटल आर लिया, तो पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल पाई आर स्क्वायर। ये भी आपको फॉर्मूला में देखने को मिलेगा, या फिर दोनों में से आप अगर आप पाई कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। या तो इस अंदाज में होगा, इसी अंदाज को दूसरे रूप में कन्वर्ट करके ऐसे लिख देगा पाई इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अर्थात कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये 3 अंदाज में आपका वलय का क्षेत्रफल आपसे रह सकता है ऑब्जेक्टिव में। यहाँ पर आपको डिमांड किया गया है इस प्रश्न में क्षेत्रफल भी फाइंड करना है और साथ ही साथ परिधि भी ज्ञात करना है। तो हम परिधि का भी फॉर्मूला आपको बता देते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे है, या तो यहाँ पे सबसे पहले क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल फाइंड ही कर लेते हैं, यानी परिधि पहले जान ही लीजिए, ये भी सही रहेगा। तो वलय की परिधि की चर्चा चल रही है। वलय की परिधि कहने का सेंस 2 पाई आर में से हमें, यानी टोटल बड़े परिधि में से छोटे परिधि को हटा लेना है, यानी 2 पाई आर। दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, 2 पाई इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। यानी ये फॉर्मूला निकाल के परिधि और ये फॉर्मूला निकाल के क्षेत्रफल। ज़्यादातर देखिएगा तो आपको वलय का परिधि कम पूछता है, बाकी क्षेत्रफल पूछता है, क्योंकि परिधि से आपका क्या डिमांड होगा। तो आई होप कि वलय की परिधि आपसे ज़्यादातर प्रश्न में नहीं पूछता है, मैं भी पूछ देगा तो आप इस अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, और प्रश्न में जो दिया गया है उन बातों को लिख करके इनका सॉल्यूशन देंगे। प्रश्न कह रहा है कि किसी वलय के बाहरी बोले तो बड़ा और भीतरी बोले तो छोटा। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख भी सकते हैं कि दिया गया है तो बाहरी वृत्त के लिए
बाहरी और भीतरी त्रिज्या दिया ना, तो बाहरी त्रिज्या, तो बाहरी त्रिज्या आपको क्या हो जाएगा, बाहरी त्रिज्या यहाँ से लेकर के बड़ा अर्थात कैपिटल आर का वैल्यू 4 लेना है। क्रमशः का चर्चा है, पहले बाहरी है और बाद में भीतरी है। तो बाहरी त्रिज्या आपको 4 लेना है और भीतरी त्रिज्या अर्थात छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर, भीतरी लिख भी सकते हैं लिखने का इच्छा हो तो भीतरी त्रिज्या आपको 3 सेंटीमीटर दिया है। पहला प्रश्न इसमें निकाला गया है क्षेत्रफल वलय का, ये वलय है तो यहाँ लिख भी सकते हैं कि हम किसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, वलय का क्षेत्रफल। फॉर्मूला जानते हैं, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। शॉर्टकट में आप ऐसे भी बना सकते हैं, कैपिटल आर का वैल्यू 4 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर अर्थात पाई इंटू 16 माइनस 9। देखा जाए तो ये 7 पाई आपका, अगर ये सेंटीमीटर में डाटा है तो cm स्क्वायर हो जाएगा। एक और स्टेप नीचे आइएगा, या तो ऐसे भी आंसर चिपका सकता है, नहीं तो 7 दीजिए और पाई का वैल्यू चिपका दीजिए 22/7, 7 से 7 कट जाएगा, यानी ये 22 सेंटीमीटर आ जाएगा क्षेत्रफल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहीं पर जब आपसे परिधि पूछ दिया जाए तो परिधि कैसे ज्ञात करेंगे, ये हो गया स्क्रीनशॉट ना, हम लोग परिधि का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और परिधि यहाँ ज्ञात कर लेंगे। अर्थात परिधि होता क्या है वलय का, अभी बताए हैं, यानी देखा जाए कि सर 2 पाई आर माइनस में आपको ये स्मॉल बड़ा 2 पाई आर दे देना पड़ेगा। दोनों में से 2 पाई आपका कॉमन है तो ये हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, अर्थात 2 गुने पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7। कैपिटल आर आपका 4 है, स्मॉल आर आपका 3 है, तो 22 दूना हो जाएगा आपका 44। 4 में से 3 गया 1/7, देखा जाए तो आपका 44/7। तो ज़्यादातर आपका परिधि से रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछता है, अगर पूछे तो आपका इतना आंसर आ जाएगा। और परिधि सेंटीमीटर में ही होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर इसके ऊपर नहीं होगा। आई होप कि 8 नंबर प्रश्न को समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या 9 बड़ी जटिल है और 9वां प्रश्न कई बार सवाल में बोर्ड में पूछा गया है। अगर गौर से देखिएगा तो ये 9वां नंबर प्रश्न को थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन है और घड़ी से रिलेटेड कई बार ये सवाल आपको पूछ दिया जाता है, बच्चे घबरा जाते हैं ये बनेगा कि नहीं बनेगा। तो मन में सोचिए, जब भी घड़ी होती है ना तो वो आपको गोल आकार का होता है। हालांकि आजकल डिजिटल घड़ी जो है वो आपको अंक में आ जाता है, वो चौकोर आकार का आता है, लेकिन घड़ी का स्वभाव ही होता है राउंड अर्थात गोल, यानी सुई से रिलेटेड। तो जब भी घड़ी का चर्चा आ जाए तो मन में ये सोचिए, ये घड़ी है, घड़ी वृत्त आकार का है, अगर कोई भी चीज़ इसके चारों ओर अगर घूम जाए तो एक राउंड अर्थात वृत्त में टोटल 360 डिग्री होता है। और घड़ी में कुल मिलाकर के देखा जाए तो 2 सुई को महत्वपूर्ण माना जाता है, सेकेंड वाली सुई की ज़्यादातर चर्चा नहीं रहती है। मूल रूप से आपको मिनट और घंटे वाली सुई की चर्चा रहती है, ठीक है। बीच में सेंटर है। घड़ी में टोटल कितने डिग्री का कोण होता है, 360 डिग्री का। और जो यहाँ पे जो डाटा होता है वो समझिए 12 है, फिर आपका 1 है, फिर आपका 2 है, इसके सामने आपका 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, ये फिर 6 हो जाएगा, 7 है, 8 है, फिर सामने इधर 9 आ जाएगा, 10 है, 11, ये 12 हो जाएगा। यानी देखा जाए मिनट की सुई जो होती है ना, तो मिनट की सुई को हम लोग बड़ा सुई से इंडिकेट करते हैं और घंटे की सुई को हम लोग छोटा से इंडिकेट करते हैं। तो जब मिनट की सुई एक बार घूमता है ना, मिनट की सुई अगर पूरा राउंड घूम जाए तो घंटे की सुई सिर्फ एक स्टेप मतलब एक डिजिट को पार करेगा, अर्थात यहाँ अगर 1 है यहाँ 2 है तो 1 से 2 पर चलाएगा। फिर मिनट की सुई पूरा पार करेगा तो 2 से 3 में आ जाएगा। कहने का सेंस, अगर मिनट की सुई टोटल 360 डिग्री घूम जाते हैं तो घंटे की सुई एक अंक को छूता है, अर्थात 1 घंटा के बाद 2 घंटा पे चलाएगा। मेरा कहने का सेंस, अगर घंटा की सुई भी टोटल राउंड मार दे तो टोटल 360 होता, लेकिन मिनट की सुई क्या करता है, 12 बार घूमता है, 1 बार 2 बार, ऐसे करते करते मिनट की सुई टोटल 12 बार घूमेगा, तब घंटे की सुई पूरा 1 राउंड घूमेगा। मेरा कहने का सेंस है, मन में सोचिए कि जब मिनट की सुई 1 राउंड पूरा घूमता है, 1 राउंड पूरा घूमने का सेंस 60 मिनट, 1 घंटा। कहने का सेंस ये ना हुआ, जब मिनट की सुई टोटल 1 राउंड घूमता है 60 मिनट, तो घंटे की सुई कितना घूमता है, सिर्फ 12 से 1 पर आएगा, थोड़ा ही दूर आया ना, थोड़ा ही दूर ना आएगा। हाँ, तो कहने का सेंस 1 और मिनट की सुई ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 घंटा में
टोटल मिनट की सुई द्वारा कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है मिनट की सुई द्वारा, है ना। मन में सोचिए। तो हमें टोटल यहाँ पे देखा जाए कितना, 1 2 3 4, यानी 1 खांचा, 2 खांचा, 3 खांचा, 4 खांचा, 5 खांचा। तो 1 खांचा तक आने में टोटल घंटा की सुई द्वारा कितना डिग्री का कोण बनेगा? कहने का सेंस, जब मिनट की सुई टोटल राउंड घुमाया, माने 360 डिग्री घूमता है मिनट का सुई, तो घंटे की सुई मात्र यहाँ से यहाँ तक आता है। कहने का सेंस आपको 30 डिग्री ये घूमता है। कैसे समझे सर 30 डिग्री घूमता है? मन में सोचिए। जब इसको अगर घंटे की सुई को 360 पुराना होगा, तो यहाँ से यहाँ 1 पर 30, फिर ये 30, तो 30 30 60, फिर यहाँ आ जाएगा 90, है ना, ऐसे आएगा तो 90, फिर 30, टोटल कितना 30 बन रहा है। टोटल देखा जाए घंटे की सुई के लिए, अगर 12 से 1 पर आता था कहिए 30, फिर यहाँ से आएगा घंटे की सुई तो 30 बढ़ जाएगा, यानी टोटल 60, 30 90, 30 120, 30 50, और फिर 30 कितना हो जाएगा 180, फिर ये टोटल पार्ट 180 180 180 360 हो जाएगा, नहीं। तो कहने का सेंस, ये 360 जो डिग्री दिया, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 60 मिनट। क्या लिख सकते हैं? 60 मिनट। तो 60 मिनट में घंटा की सुई कितना डिग्री का कोण देता है? 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण देगा? 30/60। कहने का सेंस 1/2 डिग्री देगा 1 मिनट में। मेन बात यहाँ पर ये समझना है। अब सोचिए सवाल में कितना घंटा चला है, क्योंकि इस सवाल में ना घंटे की सुई की चर्चा है, इसीलिए थोड़ा इतना ज़्यादा तामझाम करके बताना पड़ता है। तो घंटे की सुई तो 4 घंटा पार किया है। यहाँ आया होगा तो 1 है, फिर यहाँ आया तो 2 है, फिर यहाँ आया 3 है, अब फिर यहाँ आया है तो 4 है। तो घंटे की सुई टोटल घूमते घूमते यहाँ आया, और मिनट की सुई टोटल कहाँ पे गया है? घूम के 24 पर। तो मन में यहीं पर निकाल लीजिए, जब 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बढ़ता है, तो 24 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा? 24 गुने 1/2। कहने का सेंस 12 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो 24 मिनट में तो हम 12 डिग्री फाइंड कर लिए, 12 डिग्री फाइंड कर लिए। अब हमें घंटा पर चलना है, लिखेंगे चूँकि आपको देखा जाए यहाँ से यहाँ 1 घंटा में घंटे की सुई द्वारा टोटल 30 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन टोटल घंटा अपना कितना है? कहिए 4 घंटा है। तो 4 घंटा में कितना हो जाएगा? 30 गुने 4 अर्थात 120 डिग्री। और मिनट वाले से लेकर के कितना बना था? 12 डिग्री, अर्थात 120 में अगर 12 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 132 डिग्री। ऑप्शन में 132 रहेगा, आप टिक आउट जरूर कर लीजिएगा। थोड़ा सा ये अब आपको यहाँ पे समझने में पेचीदा लगता होगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। इसका स्पेशल हम मिनट और घड़ी से रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो 5 मिनट का आपको प्रोवाइड करेंगे, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। बहरहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम संख्या क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पे। कह रहा है कि 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। स्वाभाविक है, जब भी ये प्रश्न पूछे एक लाइन वाले तो जो दिया है वो लिख दीजिए। कहने का सेंस हमें वृत्त का त्रिज्या दिया है, यहाँ लिख सकते हैं वृत्त का त्रिज्या। 9वां नंबर प्रश्न है, वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्या नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है? 38.5 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर दे दीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल दिया है इतना, लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? कहिए पाई स्क्वायर होता है, और ये हो जाएगा 38.5। पाई का वैल्यू दे दीजिए 22/7 गुने हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, ये 38.5। यहाँ पे अगर मैं दशमलव को उड़ा दूँ तो नीचे हो जाएगा आपका 10। काटिए, कटेगा आपको, कैसे कटेगा? 11 से काटिए, 11 दूना 22, और यहाँ काटिए 11 से, 11 तिया 33, 34 35 36 37 38, 5 पर 5 55, यानी 11 5 55, 35 हो गया। अब हम आर स्क्वायर बराबर ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर, यानी यहाँ 5 से कटेगा तो 5 से काटो, 7 5 35, 5 से ऊपर काटे और 5 से नीचे काटिए, 5 दूना 10, यानी अपना हो जाएगा 7/2। तो ऑलरेडी इस तरफ है, ये नीचे वाले 7 कूद के ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाले 2 कूद के आपको नीचे चलाएगा, अर्थात आर बराबर हो जाएगा ऐसे 7/2 गुने 7/2। 2 डाटा जब रूट के अंदर जोड़ा बन जाए तो एक डाटा आपको बाहर निकल जाएगा, और यही आपसे पूछ रहा था कि इसकी त्रिज्या क्या है, तो त्रिज्या आ गया 7/2।
इसी प्रश्न में आपसे परिधि पूछ देता तो परिधि हम क्या निकालते, 2πr, यानी 2 गुने 22/7 और रेडियस आपका 7/2 है। इस 7 से 7 को काट दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए, आपका आंसर केवल 22 आ जाता जब आपसे परिधि पूछता तो। बट आपका त्रिज्या पूछा है तो 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे। 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है, इनको देखिए। कह रहा है यदि वृत्त की परिधि 2π से बढ़कर 4π हो जाए, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अर्थात क्षेत्रफल 1 गुना होगा, 2 गुना होगा, 4 गुना, ऐसा ऑप्शन में आपको दिया रहेगा। कहने का सेंस देखिए, वृत्त का परिधि अभी दिया है कितना, कहिए 2π, लेकिन वृत्त का परिधि होता क्या है, कहिए 2πr। तो ये हो जाएगा 2π, परिधि के फॉर्मूला परिधि दिया और परिधि का वैल्यू जो दिया आपका 2π, वो 2π लिख दिए। इस 2π से 2π कट बराबर r बराबर 1 हो गया। अगर इसका क्षेत्रफल कहेंगे निकालने के लिए, पहले वाले वृत्त हैं, पहले वृत्त का ऐसे लिख भी दो, पहले वृत्त का, तो पहले वृत्त का अगर मैं क्षेत्रफल कहूँ निकालने के लिए तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कहिए πr², यानी पाई इंटू आर की जगह 1 का स्क्वायर दीजिएगा तो 1 का वैल्यू तो 1 ही होता है, शॉर्टकट में सिर्फ हम इसको पाई लिख सकते हैं। वहीं इस पर अब कह रहा है कि परिधि को बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 4π कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है, 4π। देखेंगे पुनः, नए वृत्त का परिधि कब, जब परिधि को बढ़ा दिया, 2π से क्या कर दिया, 4π। लेकिन नए वृत्त की परिधि होता क्या है, कहिए 2πr होता है। यहाँ पर हम कैपिटल R का प्रयोग करते हैं। ये हो जाएगा आपको 4π। 2π से 4π को काटिएगा तो कैपिटल R का वैल्यू कितना निकल गया आपका, 2। अब मैं अगर क्षेत्रफल की बात करूँ, किसका क्षेत्रफल, तो कहिएगा नए वृत्त का क्षेत्रफल। तो नए वृत्त के क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कहिए πr²। कहने का सेंस पाई इंटू कैपिटल R की जगह आप 2 दे दीजिएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात 4π हो जाएगा। और पहले वाला का क्षेत्रफल कितना आया है, केवल पाई आया है, और इसका कितना आया है, 4π आया है। सवाल में पूछा है कितना गुना बढ़ जाता है, तो बताइए, तो पाई का सीधा चौगुना हो गया। यानी इस प्रश्न का आंसर आपको देखिएगा ऑप्शन में चौगुना लिखा रहेगा या 4 गुना लिखा रहेगा, 4 गुना, इस टाइप से रहेगा आपका आंसर छिपा हुआ। ऑप्शन में रहेगा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, तो आप 4 गुना में या 4 गुना में टिक मार दीजिएगा। ये सब्जेक्टिव मोड में भी बन गया आपका और ऑब्जेक्टिव मोड में भी। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ेंगे और 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है 64π cm² क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। जो दिया है वो दे दीजिए। सेम क्वेश्चन आपको इसके जैसा है, देखा जाए 9 और 11 के जैसा। तो यहाँ लिखेंगे, हमें दिया है क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। कितना दिया वृत्त का क्षेत्रफल, 64π cm² है। लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, कहिए πr² होता है। और यहाँ पे आप 64π cm² लिख दीजिए। पाई से पाई कट गया, यानी r बराबर हम लिख सकते हैं √64 cm²। क्यों, क्योंकि पाई से पाई कट गया। r बराबर सीधा आपका 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। जब इसको तोड़ोगे 64 को तो 8 गुने 8 8 64 से एक 8 आपका बाहर निकल जाएगा। यहीं पर आपसे परिधि पूछ देता तो फिर हम परिधि के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करते, 2πr, यानी 2 गुने 22/7 और रेडियस की जगह 8 देते, गुना कर देते, 16 दूना 32 और 3 35, 352 बट्टा आपका 7 आंसर हो जाता जब परिधि आपसे पूछता तो। बट परिधि पूछा नहीं, आपसे त्रिज्या पूछा है। अब हम लोग एक स्लाइड और देखेंगे और यहीं से अपना वृत्त क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो आइए, ये अपना लास्ट स्लाइड है और प्रश्न संख्या हम लोग बढ़ेंगे 12 की ओर। 12 नंबर जो प्रश्न है कई बार सब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है। और इन प्रश्नों को देखिए। एक पहिया किसी भी चीज़ का देखिएगा तो गोल आकार का ही होता है, ठीक है। तो बोला गया एक पहिया का व्यास आपको 40 सेंटीमीटर है, तो 176 मीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर उसको लगाना पड़ेगा। एक बात आपसे हम पूछना चाहते हैं, कोई पहिया को जब देखिएगा जहाँ से हवा भरते वो भालपीन है मान लीजिए वहाँ पर, वो पूरा राउंड जब एक बार घूमता है ना, तो कहने का सेंस उसका एक परिधि हुआ। अर्थात उस गोल राउंड वाली जो पहिया है अगर उसको काट दिया जाए और उसको नमरा दिया जाए, नमरा करके उसकी आकार अगर ऐसा हो जाए, तो जो भालपीन को जहाँ से अगर ज़मीन में मैं सटा के उसको घुमाऊँ ना,
तो जो घुमाने के बाद फिर से जो वो घूम घूम के ऊपर के बाद फिर जब नीचे जाएगा तो लगभग लगभग वो इतना ही दूरी तय कर लेगा। कहने का सेंस, एक बार अगर वो घूमते हैं ना तो एक राउंड घूमने में जितना दूरी तय करता है वो पहिया का क्या होता है, परिधि के बराबर होता है। और वृत्त की परिधि होता है आपको 2πr। तो प्रश्न में एक और चीज़ ध्यान से देखिएगा, जब भी आप सवाल बनाइएगा तो उसका यूनिट पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपका सेंटीमीटर में डाटा है और ये आपका मीटर में डाटा है। ऐसे में बच्चे क्या करते हैं, जब यूनिट को नहीं देखते और यू बनाना स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन सेटर भी यही करता है। आप जैसे ही फास्ट में बनाइएगा, जो आपका आंसर आएगा वही आपको फर्स्ट ऑप्शन में डाल देता है। खासकर कंपटीशन में 10th के बच्चों को तो उतना परेशान नहीं करते हैं, लेकिन कंपटीशन में ऐसा सिचुएशन आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, हमको 176 मीटर की टोटल दूरी तय करनी है। अब बताइए, यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में हमको जो दिया गया वो लिख लेते हैं। दिया गया है जो हमारा पहिया है, उस पहिया का व्यास 40 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ डाटा आपका ये 40 सेंटीमीटर है। अर्थात जब आपको व्यास यानी डी दे दिया है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा आपको 40 का आधा, अर्थात व्यास का आधा बोले तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम देखते हैं एक चक्कर में हम कितना दूरी तय करते हैं सेंटीमीटर में। तो लिखेंगे, चूँकि इसलिए ऐसे एक चक्कर में तय की गई दूरी, तो एक चक्कर में मान लीजिए यहाँ पे भालपीन है, ये जो घूम के आएगा तो लगभग यहाँ तक चलाएगा, यानी तय की गई दूरी किसके बराबर होगा, तो कहिए वृत्त की परिधि के बराबर होगा, और वृत्त की परिधि होगा कहिए 2πr। यानी यहाँ पे हम 2 गुने पाई के जगह पे 22/7 पुट कर दो और रेडियस अपना 20 है, इतना आ जाएगा, इतना दूरी आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको समेट लीजिएगा गुना उना करके तो समेट भी सकते हैं, अर्थात इसको हम समेटिएगा क्या, ऐसे ही रहने दीजिए। हमें टोटल कितना दूरी जाना है, तो 176 मीटर दूरी जाना है। इसके लिए पहिया को कितना बार पलटी लगाना पड़ेगा, माने आपसे पूछ रहा है चक्कर की संख्या। तो याद रखिएगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला भी आता है, ये चीज़ अगर आप नहीं भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा। मैं तो सोच रहा हूँ इस पॉइंट को डिलीट ही कर दूँ ताकि आपके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। हम सीधा लिख देंगे चक्कर की संख्या। ये फॉर्मूला दिमाग में सेट कर लीजिए। जो दिया रहेगा ना कुल दूरी, वो ऊपर दे दीजिएगा, कुल दूरी बट्टा वृत्त का परिधि या पहिया का परिधि। आपके सवाल में पहिया का चर्चा है तो यहाँ पर लिख दीजिए पहिया का परिधि। ये फॉर्मूला होता है चक्कर की संख्या। अर्थात टोटल दूरी है 176 मीटर और पहिया का परिधि होगा 2πr। यानी हम इसको लिख सकते हैं 176 मीटर को हम 100 से गुना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना रेडियस सेंटीमीटर में है, तो इस डाटा को भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए। और नीचे अपना डाटा है कहिए 2 है, 22/7 है, और यहाँ 20 दे दिए, क्योंकि सेंटीमीटर मैच करेगा आपको। अगर हम 20 से इसको काटूँ 100 को, तो कहिए 5 मरतबे में कट जाएगा। 2 से ऊपर वाला डाटा कट रहा है तो काट दीजिए, 8 दूना 16, फिर 8 दूना 16, यानी अपना डाटा आ जाएगा 88 गुने 5, और नीचे में जो डाटा बच गया 22, ये बट्टा में 7 है। ये वाले 7 कूद के ऊपर जा सकता है, तो इन 7 को आप यहाँ पे अगर गुना में लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और 22 को जब हम 88 में भाग देंगे तो 4 मरतबे में कट जाएगा, 22 चौका 88 होता है। और अपना डाटा बच गया 4 गुने 5 अगुने 7, अर्थात 5 चौका 20, 20 को 2 मानिए और 2 से 7 में गुना कर दीजिए 140, यानी 2 सत्ते 14 और 20 का 0 चिपका दीजिएगा। टोटल आपको इसमें देखिएगा तो 176 मीटर की दूरी तय करने में 140 चक्कर इसको जाना पड़ेगा पहिया को। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी पर आधारित कई बार आपके बुक में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन और आता है कि 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया, ठीक है, 88 किलोमीटर दूरी तय करती है, ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा उस पहिया का व्यास क्या है। यानी देखिए क्वेश्चन हम पहले यहाँ पर दे देते हैं। टोटल बोला गया इसमें 1000 चक्कर
लगाने में टोटल दूरी कितना गया है, 88 किलोमीटर दूरी वो तय किया गया है। आपसे पूछ लिया जाता है कि पहिया का व्यास क्या होगा, इस टाइप से प्रश्न आ जाता है कई बार बोर्ड में। तो सीधा सीधा लिख दीजिएगा, हम लोग जानते सीधा फॉर्मूला, चक्कर की संख्या बराबर क्या होता है, कुल दूरी अब बट्टा में हो जाएगा पहिया का परिधि। पहिया कैसा है, वृत्त है, तो वृत्त का परिधि यहाँ लिख सकते हैं, या तो पहिया का परिधि भी आप लिख सकते हैं। चक्कर की संख्या सवाल में दिया है 1000, तो 1000 दीजिए। कुल दूरी है आपका 88 किलोमीटर है, तो किलोमीटर दीजिए, और यहाँ पे आपका डाटा है 2πr। अब डिमांड होता है ऐसे प्रश्न में कि ऑप्शन को देखिए कि रेडियस जो त्रिज्या आपको व्यास जो डिमांड किया गया है सवाल में, वो व्यास सेंटीमीटर में है या मीटर में। अगर मीटर में होगा तो उसका आंसर क्या होगा, और सेंटीमीटर में क्या होगा उसका आंसर क्या होगा, हम दोनों आंसर आपको बता देते हैं। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1000 बराबर, अगर 88 को इस किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट कर दूँ तो कहिए 1000 मीटर लिखना पड़ेगा, और नीचे में हमें देना पड़ेगा कहिए 2πr। इस 1000 को 1000 से काट दीजिएगा और कोनमा कोन में गुना कीजिएगा, क्योंकि इसके नीचे नहीं कुछ होता, एक है तो ऊपर भी डाटा एक बचा, 1 और 2πr को गुना कीजिएगा, कहिए 2πr बराबर अपना डाटा 88 आएगा, माने 2 गुने 22/7, और यहाँ रेडियस दे दीजिएगा बराबर में 88। ये डाटा क्या में बच गया आपका, मीटर में, तो मीटर दीजिए। 22 को 2 से गुना कीजिए, 22 गुना 44, 44 को 88 में भाग दीजिएगा तो 2 मरतबे में कट जाएगा, और 7 कोनमा कोन में से गुना होकर के रेडियस हो जाएगा 2 गुने 7 बोले तो 14 मीटर हो जाएगा। लेकिन आपसे डिमांड किया गया है व्यास, तो यहाँ पे व्यास कितना आ जाएगा, हम लोग जानते हैं कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है, 2 गुने 14, अर्थात आंसर हो जाएगा आपका 28 मीटर। ठीक है, लेकिन यही प्रश्न अगर मीटर में आंसर ना रहता, सेंटीमीटर में रहता, तो हम कैसे बनाते, देखिए ऑप्शन के अनुसार चलेंगे। सेंटीमीटर में रहता तो यहीं पे हम क्वेश्चन को चेंज कर लेंगे। क्या चेंज कर लेंगे, ये तो अपना 1000 चक्कर की संख्या है, यहाँ हम 88 दे देंगे। किलोमीटर को अगर 1000 से कन्वर्ट गुना कर देते तो मीटर में अब फिर से 100 से गुना कर दीजिएगा तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, और यहाँ आपका डाटा 2πr है। 1000 से 1000 को काट दीजिए, कुनमा कुन में गुना कीजिए, अर्थात 2πr बराबर 8800 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 2 गुने 22/7 गुने r बराबर 8800 सेंटीमीटर हो जाएगा। 22 गुना 44, 44 से 88 में भाग दीजिएगा तो 2 मरतबे में कट जाएगा, ऐसे 200 कर दीजिएगा, 7 उधर चल जाएगा, r बराबर 200 गुने 7 बोले तो 1400 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे आइएगा तो जब यहाँ पर मैं व्यास डिमांड कर दूँ तो व्यास हो जाएगा 1400 का दुगुना बोले तो 2800 सेंटीमीटर, और वो भी तो 28 मीटर में आया था। सेंटीमीटर को मीटर में बदलिएगा तो 100 से भाग दे दीजिए तो मीटर में भी कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये आंसर से पता चलता है कि आपका ऑप्शन कंफर्म है, सेंटीमीटर में नहीं दिया होगा, मीटर में ही दिया होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम प्रश्न संख्या बढ़ेंगे 13 की ओर, और 13 सवाल आपको इंडिकेट कर रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का देखिए इस बार परिमाप ने पूछा है। यही सब शब्दों पर ध्यान दीजिए। 13 नंबर प्रश्न में किसकी चर्चा है, आपसे बोल दिया गया है कुल परिमाप निकालने के लिए, यानी ये अर्धवृत्त का पार्ट है। यहाँ अगर पूछे परिमाप तो यहाँ से यहाँ तक की पार्ट होता है, और परिमाप होता है आपको टोटल वृत्त की परिधि होता है 2πr, अगर 2 से भाग दे दीजिएगा तो ये πr यहाँ से यहाँ तक का पार्ट आता है, और इसमें ये वाले जो पार्ट जोड़ दीजिएगा, ये r कहने का सेंस 2r हो जाएगा। बोले तो या तो इस फॉर्म में आंसर होता है, या कॉमन ले लीजिएगा, इसमें क्या कॉमन होगा, कहिए r होगा। r कॉमन लीजिएगा तो कहिए π+2, ऐसा प्रश्न का ऑपरेशन हम पहले भी किए हैं। यानी रेडियस इस सवाल में कितना दिया आपको, 6 दिया है तो 6 दे दीजिए। कोष्ठ है, पाई का वैल्यू 22/7 है, +2 है, यानी 6 हो जाएगा। 7 दूना 14, 22 बोले तो 36/7 गुना कर दीजिए। 6 6 के 36, 6 18, 19 20 21, 216/7 आपका सेंटीमीटर में डाटा है, तो सेंटीमीटर में आपका आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रश्न को अगर दूसरे अंदाज में क्वेश्चन कहता,
मैं ये सारे प्रश्न आपको बिहार बोर्ड में जो प्रश्न पूछा गया उन्हीं किताब से देता हूँ। 13 नंबर क्वेश्चन जो है सेम आपको इसमें एक 45 नंबर क्वेश्चन पूछा है इस बुक में, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 3 आर हो। यहाँ पे दे दे कि मान लीजिए अर्धवृत्त है, इस अर्धवृत्त की त्रिज्या बोला है 3 आर है, तो इसका कुल परिमाप क्या होगा। हम लोग तो अभी देखें ना कुल परिमाप क्या होता है, कहिए पाई इंटू आर प्लस आर इंटू पाई प्लस 2 होता है। तो त्रिज्या को क्या बोला है 3 आर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 आर इंटू पाई प्लस 2। आपके ऑप्शन में कहीं पर जरूर दिया होगा, ये प्रश्न संख्या 45 में बिल्कुल सही आंसर है। ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इसको और कन्वर्ट कीजिएगा तो 3 आर को पाई से गुना कर दीजिए तो 3 पाई आर हो जाएगा, और 3 आर को 2 से गुना कीजिएगा तो ये 6 आर हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन में आ सकता है या ऐसा भी रह सकता है। तो आई होप अर्धवृत्त से रिलेटेड जो भी आपको प्रश्न पूछेगा कुल लगा देगा, तो ये फॉर्मूला का आप उपयोग कीजिएगा। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं, और 14 में ऑप्शन इसीलिए दिए क्योंकि बच्चा ऑप्शन देख करके घबरा जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है डी एक वृत्त का व्यास है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले जानिए कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी आपको आर नज़र नहीं आ रहा है। तो हम इस त्रिज्या को व्यास के रूप में कैसे देखेंगे। हम लोग जानते हैं चूंकि त्रिज्या जो होता है वो व्यास का क्या होता है, आधा होता है। अब हम इसी जगह पे यहाँ पे लिख दूँ वृत्त का क्षेत्रफल कहिए पाई आर स्क्वायर है, तो आर की जगह हम क्या चिपका सकते हैं, कहिए d/2। यहाँ पे आप d/2 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा पाई d अपना स्क्वायर लेकर के यहाँ पे d स्क्वायर हो जाएगा, 2 अपना स्क्वायर लेकर के 4 हो जाएगा बट्टा में। आपका ऑप्शन पाई d²/4 डी ऑप्शन झलकता है। तो आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर 14 को समझ गए। अब प्रश्न संख्या जो 15 है ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र, हम लोग जानते हैं कि वृत्त में कितने केंद्र होते हैं, तो मात्र एक केंद्र होते हैं। ये मान लीजिए कि अपना सर्कल है और ये आपका सेंटर है, और वृत्त पे कितने जीवा होते हैं, तो अनेक जीवा होते हैं। कितने व्यास होते हैं, अनेक। कितने त्रिज्या होते हैं, तो अनेक। बोला है किसी वृत्त के केंद्र से 8 cm लंबी जीवा है। मान लीजिए जीवा की लंबाई जो है वो है आपको 8 सेंटीमीटर है, तो 8 cm लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है। कहाँ, केंद्र से। तो केंद्र से न्यूनतम दूरी, जब इसको हम डिवाइड करेंगे, कोई रेखा को डिवाइड करना होता है तो चाप से एक ऊपर काटिएगा, फिर एक नीचे काटिएगा, फिर इधर काटिएगा आधा से ज़्यादा लेके इधर काटिएगा, और बीचे बीचे जो आ जाएगा जो डाटा वही आपको 8 सेंटीमीटर हो या 50 हो, जितना भी डाटा हो उसको बीचे बीच काट देगा। जब यहाँ मैं आधा करूँगा तो ये पक्का 8 का आधा, न्यूनतम दूरी यहाँ 4 होगा। ये न्यूनतम दूरी आपको कितना दिया, आपको 3 सेंटीमीटर दिया है, और इन दोनों को हाफ हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 4। और आपसे पूछा गया है कि उस वृत्त का व्यास क्या है। हाँ, व्यास ही डिमांड किया है, बट मुझे त्रिज्या हाथ लग जाएगा तो व्यास हम ऑटोमेटिक फाइंड कर लेंगे। त्रिज्या कैसे निकालते हैं, वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। लेकिन हम इसको अगर टच करें तो यह भी वृत्त के केंद्र से यहाँ पर वृत्त की परिधि को टच करा, ये भी त्रिज्या को दर्शाता है। और ये न्यूनतम दूरी यहाँ पर देखा जाए तो एक पाइथागोरस प्रमेय की ओर इशारा कर रहा है कि सर ये लंब है, ये क्या हो जाएगा आपका लंब। नीचे वाले क्या दर्शाएगा, आधार, और ये हो जाएगा आपका कर्ण। इसका नाम दे दीजिए, ओ दे देते हैं, ये है ए है और बी है। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं त्रिभुज ओ ए बी, लेकिन कौन सा त्रिभुज है ये भी हम लिख दें, कहिए समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ओ ए बी में आपको ओ से ए तक की दूरी देखा जाए तो वो दिया है 3 सेंटीमीटर, और ए बी की दूरी आपको दिया है 4 सेंटीमीटर। हमारा त्रिज्या का नाम है ओ बी, यानी ओ बी अगर निकाल लूँ कर्ण तो ओ बी ए हमें फाइंड करना है। हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कोई भी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का जो कर्ण होता है, माने बड़ी भुजा का वर्ग, 2 छोटी भुजा अर्थात तो ओ ए और ए बी के वर्ग के योग के बराबर होता है। ओ बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर, ये स्क्वायर को जब फेंकेगा तो रूट में, और ओ ए की दूरी अपना कितना दिया है, तो ओ ए की दूरी आपका 3 का स्क्वायर है और ओ बी का दूरी आपका 4 का स्क्वायर है, अर्थात तो ओ बी बराबर हो जाएगा
3 तिया 9 और 4 चौका 16, 16 9 हो जाएगा 25, बराबर में 5 आपका। ये डाटा सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर में है, तो ये भी अपना आंकड़ा क्या चीज़ में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। बट आपसे व्यास पूछा है, वो भी त्रिज्या आ गया। अब यहाँ से यहाँ मिला दीजिएगा तो सेंटर से ना पास होगा। जो जीवा सेंटर से पास होती है वो व्यास होती है, लिख दीजिएगा। इसीलिए व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना, यानी 2 गुने ओबी की दूरी हमें 5 आया है, 5 दूना कितना हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। ये सब्जेक्टिव मोड में भी बना दिया, ऑब्जेक्टिव मोड में तो ऐसे ही बना देते, 3 और 4 है। ये पाइथागोरस का प्रमेय पे लागू कीजिएगा तो 4 चौका 16, 3 तिया 9, ये हो जाएगा 25 का 5 निकल जाएगा। और टोटल व्यास पूछा है तो 5 और 5 टोटल 10 हो जाएगा। आई होप इसको समझे होंगे आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज का अंतिम क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, 16 नंबर। 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात आपको दिया है x² अनुपात y²। तो आपसे हो सके त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है इस सवाल में, बिल्कुल त्रिज्या ही पूछ रहा है। आपसे परिधि भी पूछेगा तो वही आंसर हो जाएगा, यानी जो दिया है वो लिख दीजिए। लिखेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल और नीचे दे दीजिएगा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। पहले वृत्त का क्षेत्रफल है x², दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल है y²। दोनों अनुपात माने बट्टा में। पहले वृत्त के क्षेत्रफल को हम ऐसे लिख दीजिए πr², दूसरे के स्मॉल या तो इसको r1 कर दीजिए, इसको r2 का स्क्वायर कर दीजिए। x² बट्टा y² है, पाई से पाई कट जाएगा, इसको हम शॉर्टकट में r1 बट्टा r2 का दोनों स्क्वायर को एक स्क्वायर मान लेते हैं, और यहाँ भी दोनों स्क्वायर को हम एक स्क्वायर मान लेते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यानी r1 बट्टा को हम अनुपात कहते हैं। r1 अनुपात r2 जो हो जाएगा वो आपको x अनुपात y हो जाएगा। आपसे त्रिज्या ही डिमांड कर रहा है, आपका जहाँ भी ऑप्शन होगा x अनुपात y, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परिधि भी पूछे तो यही आ जाएगा। आई होप कि आपको वृत्त से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव मोड में क्वेश्चन था वो मैंने आपको प्रोवाइड किया। बिहार बोर्ड में जो भी प्रश्न पूछा गया सारे प्रश्न को मैंने डील किया। अब हम आपको लघुतरीय प्रश्न एक पार्ट और लाएंगे वृत्त का, जिसमें आपको हम ज़्यादा तामझाम फार्मूला वगैरह समथिंग ज़्यादा नहीं बताएंगे। ये पार्ट 1 होगा वृत्त के लिए, पार्ट 2 हो जाएगा एक और। ऐसे हम घन घनाभ पढ़ के वृत्तखंड है, त्रिज्यखंड है, ये सब खत्म करके 12वां चैप्टर मैथ का और 13वां चैप्टर का आपका सॉल्यूशन रिटन वे में दे देंगे, और गणित का ये आपका समाप्त हो जाएगा क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो काफ़ी रात हो गया है, बहुत रात को ये वीडियो आपका शूट हो रहा है। दीजिए इजाज़त आप सभी को, हमारी तरफ से गुड नाइट, शुभ रात्रि। और हमसे जो छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं उनको शुभ आशीर्वाद, जो सीनियर सिटीजन देखते हैं उनको लाड़ प्यार प्रणाम, आपसे आशीर्वाद भी मैं चाहता हूँ। तो खैर लेते हैं हम विदा आप सभी से, तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।